दोस्तों सभी को नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पे। तो दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे, आज चर्चा करेंगे हम लोग घटना चक्र पूर्वावलोकन इतिहास, जो कि आधुनिक भारत हम लोग देखेंगे। और बंगाल के गवर्नर जनरल और भारत के गवर्नर जनरल के प्रश्न देखेंगे। ठीक है, तो हम भारतीय अपने इतिहास को कई भागों में विभाजित करेंगे और उसी से हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए चलते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा कि रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे और विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। तो इन पर विचार करना है। तो जो सही है हमारा, केवल दो वाला सही हो जाएगा कि विलियम बेंटिक जो थे वो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे, और जो रॉबर्ट क्लाइव था ये बंगाल का गवर्नर जनरल नहीं था, ये बंगाल का प्रथम गवर्नर था। ठीक है, देखते हैं। वारेन हास्टिंग को 1774 में बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया था। 1833 में लॉर्ड विलियम बेंटिक को भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया था, और जो रॉबर्ट क्लाइव था ये पहला गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। तो भारत का जो प्रथम गवर्नर जनरल था वो लॉर्ड विलियम बेंटिक था, जो कि इसमें ऑप्शन में नहीं दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। तो फिर वही क्वेश्चन है कि भारत में प्रथम गवर्नर जनरल जो था वो लॉर्ड विलियम बेंटिक था। तो इसमें ऑप्शन में कोई नहीं है, तो इसमें क्या लगाए, उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। तो पहला है कि क्लाइव का पुनः भारत आगमन, और दूसरा इलाहाबाद की संधि, बक्सर का युद्ध, यानी कि ये 1765 में हुआ था। इलाहाबाद की संधि 1765 में, और बक्सर का युद्ध 1764 में। वारेन हेस्टिंग का पुनः भारत गवर्नर जनरल बनना शायद ये 1765 ईस्वी में। देखते हैं इसमें क्या दिया गया है। उपयुक्त घटनाओं के घटित होने के कालानुक्रमसार कोट में सही क्रम का चयन कीजिए। तो सही क्रम का चयन करना है। तो पहले क्या हुआ था, इसमें दिया देखो। बक्सर का युद्ध 1764, 22 अक्टूबर 1764 में। क्लाइव का पुनः भारत आगमन 3 मई 1765 में, और इलाहाबाद की संधि अगस्त 1765 में। और इलाहाबाद की संधि वारेन हेस्टिंग का बंगाल का गवर्नर जनरल बनना ये 1772 ईस्वी में। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में थोड़ी गलती है, इस वजह से इसको सही नहीं माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है। तो जन प्रशासन की नींव वारेन हास्टिंग द्वारा मजबूती से रखी गई, जिस पर ऊपरी संरचना कॉर्नवालिस ने की थी। जी, ईस्ट इंडिया कंपनी की असैनिक और सैनिक सुधार करने का श्रेय क्लाइव को था। नहीं, ये क्लाइव को नहीं था, बेंटिक को था। नेक्स्ट क्वेश्चन लॉर्ड आगे है, लॉर्ड विलियम बेंटिक सबसे बड़े ब्रिटिश शासकों में से एक था, क्योंकि उसने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य को संग्रहित किया था। बिल्कुल सही। लॉर्ड डलहौजी ने द्वैत के सिद्धांत का ब्रिटिश साम्राज्य में समृद्ध क्षेत्रों से जोड़े थे। ठीक है, तो ऑप्शन सी सही होगा इसमें। लॉर्ड विलियम बेंटिक को सबसे बड़े ब्रिटिश साम्राज्य में से एक था। ठीक, सी सही नहीं है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था। तो भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का जो संस्थापक था वो लॉर्ड क्लाइव था। संस्थापक लॉर्ड क्लाइव को माना जाता है कि इसने 23 जून 1757 ईस्वी को प्लासी के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया था, और इसी युद्ध के उपरांत बंगाल में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव पड़ गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजों के विरुद्ध बनारस का नेतृत्व किसने किया था। तो अंग्रेजों के विरुद्ध जो बनारस का नेतृत्व किया था राजा चेत सिंह ने किया था। राजा चेत सिंह ने 1781 ईस्वी में किया था। इस समय विद्रोह में तत्कालीन गवर्नर जनरल जो था वो वारेन हास्टिंग था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था। तो कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना 1784 ईस्वी में की गई थी। ठीक है, उस समय जो बंगाल का कलकत्ता का जो बंगाल का गवर्नर जनरल जो था वो था वारेन हेस्टिंग, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग। 1774 से 1785 ईस्वी तक ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति
संबंध किससे है? तो सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति का संबंध जो है वो वारेन हेस्टिंग से है। देखते हैं क्या थी ये। सुरक्षा प्रकोष्ठ या घेरे की नीति से वारेन हेस्टिंग तथा वेलेस्ली संबंधित थे। वारेन हेस्टिंग ने मैसूर और मराठों के साथ युद्ध अन्य भारतीय रियासतों के साथ बराबरी की पदवी प्राप्त करने की भावना से किया, और इस समय कंपनी ने अपने राज्यों के चारों ओर मध्य राज्य बनाने का प्रयत्न किया। उद्देश्य ये था केवल अपने राज्य की रक्षा करना, और अथवा हम ये भी कह सकते हैं कि अपने पड़ोसी राज्यों की सीमाओं की रक्षा करो ताकि अपनी सीमा सुरक्षित रहे। आगे अगला मेरा क्वेश्चन है कि रिंग फेंस नीति का संबंध किससे है? रिंग फेंस नीति का संबंध वारेन हेस्टिंग से है। सुरक्षा प्रकोष्ठ या रिंग फेंस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त कर दिया? द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त किया था वारेन हेस्टिंग ने, ठीक है। वारेन हेस्टिंग के कार्यालय में यानी 1772 ईस्वी में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने दोहरी सुरक्षा प्रणाली को समाप्त करने का निर्णय ले लिया तथा कलकत्ता परिषद एवं उसके प्रधान को आज्ञा दी कि वे स्वयं दीवान बने और बंगाल, बिहार, उड़ीसा के प्रबंध को अपने हाथ में लें। वारेन हेस्टिंग ने दोनों उप दीवान जो मोहम्मद रजा खां और राजा सिताब राय को पदच्युत कर दिया, और द्वैध शासन की शुरुआत बंगाल में क्लाइव के समय 1765 ईस्वी में हो गई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बंगाल में द्विशासन प्रणाली किसके द्वारा लागू की गई? तो बंगाल में द्विशासन प्रणाली लागू की गई थी लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा, ठीक है। समाप्त किसने किया? वारेन हेस्टिंग ने इसको समाप्त कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग का मुकदमा चलाया गया? तो लॉर्ड वारेन हेस्टिंग पर महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था, वारेन हेस्टिंग पर। वारेन हेस्टिंग के अन्यायपूर्ण तथा निरंकुश कार्यों के कारण उस पर महाभियोग का मुकदमा चलाया गया, जो 1788 से 1795 ईस्वी तक चलता रहा, किंतु ब्रिटिश संसद ने उसकी सेवाओं को देखते हुए उसे सभी दोषों से मुक्त कर दिया था। यह भी कहा कि वारेन हेस्टिंग ने यह सब कुछ साम्राज्य के हित के लिए किया, न कि अपने लिए। वारेन हेस्टिंग पर लगे महाभियोग के बारे में विद्वानों के मत भिन्न हैं, किंतु वी.ए. स्मिथ का निर्णय अधिक मान्य। वो लिखते हैं कि उसके थोड़े से दोस्त, जहाँ तक वे वास्तव में दोस्त थे, उस राजनीति के दोस्त थे जिस पर सहसा ही संकट आ पड़ा हो तथा जिस पर इतनी कठिन उलझनें आ पड़ी हो कि कभी कभी मानवीय समझ में भूल चूक हो जानी आवश्यक ही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस पर ब्रिटिश संसद में महाभियोग का मुकदमा चलाया गया? तो वारेन हेस्टिंग पर महाभियोग का मुकदमा चलाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना किसने की? तो भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना जो की है वो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने की है। दीवानी और फौजदारी न्यायालय के श्रेणीबद्ध संगठन के जरिए न्याय प्रदान करने की एक नई व्यवस्था की नींव अंग्रेजी ने रखी थी। इस व्यवस्था को वारेन हेस्टिंग ने आरंभ किया, मगर कॉर्नवालिस ने इसे सुदृढ़ बनाया। 1793 ईस्वी में कॉर्नवालिस संहिता यानी कि शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत पर थी, जिसके तहत कर और न्याय प्रशासन को पृथक कर दिया था, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने भारत की प्रथम विधाबद्ध सिविल सेवा यानी कि कौन कोवेनेंटेड सिविल सर्विस ऑफ इंडिया का सृजन किया, जो कालांतर में भारतीय सिविल सेवा के नाम से जाना गया? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ही था जिसने सिविल सेवा की शुरुआत की थी भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय लोक सेवा का प्रवर्तन किसने किया? तो भारतीय लोक सेवा का प्रवर्तन कॉर्नवालिस शासनकाल में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में किसे प्रायः कंपनी बहादुर शानो शौकत का स्थानीय प्रतिनिधि कहा जाता था? तो दरोगा को शानो शौकत का स्थानीय प्रतिनिधि कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र कहाँ पर स्थित है? तो एक गाजीपुर में लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र स्थित है। लॉर्ड कॉर्नवालिस 1786 से 1793 ईस्वी में 30 जुलाई 1805 से 5 अक्टूबर 1805 तक ये बंगाल का गवर्नर जनरल रहा, और इसे भारत में इस्तमरारी अथवा स्थायी बंदोबस्त, न्यायिक संहिता एवं भारतीय लोक सेवा के प्रवर्तक के रूप में जाना जाता है, जिसकी मृत्यु 5 अक्टूबर 1805 ईस्वी को गाजीपुर में हुई थी, और यहीं पर इसकी कब्र स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा
लागू की गई सहायक संधि के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन लागू नहीं होता है? तो ये कथन सी लागू नहीं होता है। कंपनी के लिए एक नियत आय का प्रबंधन करना। और इसने क्या क्या काम किया? दूसरों के खर्च पर एक बड़ी सेना बनाए रखना, ये भी था। भारत को नेपोलियन के खतरे से सुरक्षित रखना और भारतीय रियासतों के ऊपर ब्रिटिश सर्वोच्चता स्थापित करना, ये इसके कार्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉर्ड बेलेजली की सहायक संधि स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार कौन था? तो पेशवा बाजीराव द्वितीय जो था, लॉर्ड बेलेजली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा था। दौलत राव सिंधिया और जसवंत होलकर दोनों पूना में अपनी को सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शित करना चाहते थे। बाजीराव द्वितीय सिंधिया का साथ दे रहा था तथा उसने 1801 में जसवंत के भाई की हत्या कर दी थी। परिणाम स्वरूप जसवंत होलकर की सेना ने पूना पर आक्रमण कर पेशवा और सिंधिया की संयुक्त सेना को परास्त कर दिया। बाजीराव द्वितीय ने भागकर बसीन में शरण ली थी और 31 दिसंबर 1802 को अंग्रेजों से बसीन की संधि के अनुसार पेशवा बाजीराव द्वितीय ने अंग्रेजों की संरक्षकता स्वीकार कर ली और यह संधि मराठों द्वारा अंग्रेजों के साथ की गई प्रथम संधि थी, जो 31 दिसंबर 1802 को अंग्रेजों से बसीन की संधि हुई थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1802 की बसीन संधि पर हस्ताक्षर किसके मध्य हुए थे? तो ये अंग्रेज और बाजीराव द्वितीय के मध्य में हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहायक संधि स्वीकार करने वाला पहला शासक कौन था? तो वो अवध का नवाब था, पहला शासक सहायक संधि स्वीकार करने वाला। बेलेजली ने सहायक संधि का आविष्कार नहीं किया। इस प्रणाली का अस्तित्व पहले से ही था। संभवतः डुप्ले प्रथम यूरोपीय था जिसने अपनी सेना के किराए पर भारतीय राजाओं को दी थी और क्लाइव के काल में यह प्रणाली लगभग सभी गवर्नर जनरल ने अपनाई थी। बेलेजली की विशेषता यह केवल यह थी कि उसने इसका विकास कर अपने संपर्क में आने वाले सभी देशी राजाओं के संबंधों में इसका प्रयोग किया और प्रथम सहायक संधि 1765 ईस्वी में अवध से की गई थी, जब कंपनी ने निश्चित धन के बदले उसकी सीमाओं की रक्षा करने का वचन दिया और अवध ने एक अंग्रेजी रेजिडेंट को लखनऊ में रखना स्वीकार किया था। दिया गया यदि प्रश्न बेलेजली की सहायक संधि स्वीकार करने वाला प्रथम राज्य के बारे में पूछे तो हैदराबाद उत्तर होगा इसका प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहायक संधि को किसके काल में क्रियान्वित किया गया? तो सहायक संधि को लॉर्ड बेलेजली के काल में क्रियान्वित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से सहायक संधि स्वीकार नहीं की थी, किसने सहायक संधि स्वीकार नहीं की थी? तो इसमें कोई ऑप्शन नहीं है, तो इसमें देखते हैं। लॉर्ड बेलेजली 1798 से 1805 ईस्वी ने भारतीय राज्यों को अंग्रेजी राजनीतिक परिधि में लाने के लिए सहायक संधि प्रणाली का प्रयोग किया। जिन राज्यों में बेलेजली की सहायक संधि स्वीकार की वे हैदराबाद थे, यानी कि सबसे पहले हैदराबाद 1798 और 1800 में, मैसूर 1799, तंजौर 1799, अवध 1801, पेशवा 1802 में और बरार के भोंसले ये 1803 में, सिंधिया 1804 में, इंदौर के होलकर 6 जनवरी 1818 में और जोधपुर, जयपुर, मच्छेरी, बूंदी तथा भरतपुर अतः प्रश्न में से कोई विकल्प सही नहीं है, इन्होंने सहायक संधि स्वीकार नहीं की थी। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहायक संधि व्यवस्था को स्वीकार करने वाला प्रथम भारतीय देशी शासक कौन था? तो वो हैदराबाद के निजाम थे जिन्होंने सहायक संधि स्वीकार कर ली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए, उन्होंने लॉर्ड बेलेजली के साथ सहायक संधि की थी और उनके द्वारा दिए किए गए संधियों का सही कालानुक्रम नीचे दिए गए कूट से पता चलता है। हैदराबाद, मैसूर, अवध और सिंधिया। तो सबसे पहले हैदराबाद आएगा, फिर अवध आएगा, देखते हैं हैदराबाद, अवध। ठीक है, यही है ऑप्शन हमारा ए सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राज्यों पर अंग्रेजी प्रभुत्व स्थापित करने के लिए किसने प्रशासन में सहायक संधि का सूत्रपात किया है? तो लॉर्ड बेलेजली ने सहायक संधि का सूत्रपात किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी का राजपूत राज्यों में सहायक संधि का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका मुख्य उद्देश्य था अंग्रेजों की प्रभुसत्ता स्थापित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था, सहायक संधि 1863 में, यही संधि सही नहीं है। सहायक संधि जो हुई थी 1765 में अवध की। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार 1833 में हो गया था और ब्रिटिश नागरिकों एवं कंपनियों के लिए भारत में व्यापार खोला जाना है 1833 के चार्टर एक्ट में। देखते हैं इसमें
भारत में अंग्रेजी सत्ता की श्रेष्ठता स्थापित करने तथा फ्रांसीसियों के भय को समाप्त करने के उद्देश्य से बेलेजली ने सहायक संधि 1798 में आरंभ की थी। और सहायक संधि स्वीकार करने वाले राज्यों में हैदराबाद था, वो सबसे पहले 1798 था। ठीक। बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में, ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार 1833 में, 1833 अधिनियम से पूर्णतः समाप्त घोषित कर दिया गया और ब्रिटिश नागरिकों तथा कंपनियों के लिए भारत में व्यापार खोला जाना 1833 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा हमारा, उस समय जब नेपोलियन की शक्ति के सामने यूरोप में साम्राज्य धराशायी हो रहे थे तो नीचे लिखे गवर्नर जनरलों में से किस एक ने भारत में ब्रिटिश पताका फहराई रखी? तो वो था लॉर्ड बेलेजली। ठीक है। लॉर्ड बेलेजली ने भारत की ओर से 1797 में प्रस्थान किया था। कब आया था? 1797 में प्रस्थान किया, और जो कि आंग्ल इतिहास में संभवतः सबसे अंधकारमय समय था। फ्रांस के विरुद्ध यूरोपीय शक्तियों का बना हुआ मोर्चा छिन्न भिन्न हो चुका था। नेपोलियन मिस्र तथा सीरिया को विजित कर चुका था तथा गंभीरतापूर्वक भारत पर आक्रमण करने की सोच रहा था। ऐसी परिस्थिति में बेलेजली ने भारत में सहायक संधि प्रणाली का प्रयोग किया, जिससे अंग्रेजी सत्ता की श्रेष्ठता स्थापित हो गई और नेपोलियन का भय भी टल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंग्ल नेपाल युद्ध जिसके शासनकाल में हुआ था वह कौन है? तो लॉर्ड हेस्टिंग के समय में आंग्ल नेपाल युद्ध हुआ था। आंग्ल नेपाल युद्ध हुआ था 1814 से 1816 ईस्वी तक लॉर्ड हेस्टिंग के गवर्नर जनरल काल में 1813 से 23 ईस्वी में हुआ था, जो कि 1815 ईस्वी की सुगौली की संधि से समाप्त हुआ था। ठीक। सुगौली की संधि 2 दिसंबर 1815 ईस्वी को लेखबद्ध हुई थी और जिसका अनुमोदन 4 मार्च 1816 को किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुगौली की संधि। तो सुगौली की संधि हुई थी 1815 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सही युग्म सही सुमेलित है? हेक्टर मुनरो, बक्सर का युद्ध, लॉर्ड हेस्टिंग ने आंग्ल नेपाल युद्ध, ये वाला सही है। लॉर्ड कॉर्नवालिस जो था वो तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध का नेतृत्व किया था। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817 से 18 ईस्वी में लॉर्ड हेस्टिंग के समय हुआ, न कि लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय। अतः विकल्प डी से। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 ईस्वी में लॉर्ड बेलेजली एवं आंग्ल नेपाल युद्ध 1814-16 लॉर्ड हेस्टिंग के समय हुआ, जबकि बक्सर का युद्ध 1764 में हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध संबंधित है। तो तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध जो है वो लॉर्ड हेस्टिंग से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर थॉमस मुनरो किन वर्षों में मद्रास के गवर्नर रहे हैं? तो सर थॉमस मुनरो जो है वो 1820 से 1827 ईस्वी तक मद्रास के गवर्नर रहे हैं। यानी कि 1820 से 1827 तक ये मद्रास के गवर्नर है। दक्षिण भारत में भू राजस्व वसूली हेतु लागू की गई व्यवस्था रैयतवाड़ी व्यवस्था थी। इस व्यवस्था के जन्मदाता थॉमस मुनरो ही थे और कैप्टन रीड, ये दोनों थे जिन्होंने सर्वप्रथम इसे तमिलनाडु के 12 महल जिले में लागू किया। तत्पश्चात यह व्यवस्था मद्रास, बम्बई के कुछ हिस्से, असम तथा कुर्ग यानी आधुनिक कर्नाटक का एक भाग में लागू कर दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तथाकथित कुशासन के आधार पर किस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य के प्रशासन को ले लिया था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक ने कुशासन के आधार पर मैसूर राज्य के प्रशासन को ले लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित बंगाल के गवर्नर जनरलों में से कौन एक तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध से संबंध है? तो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध से संबंध है लॉर्ड कॉर्नवालिस। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790-1792 में लॉर्ड कॉर्नवालिस संबंध है, और ये कॉर्नवालिस ने स्वयं सेना की बागडोर संभाली थी और इस युद्ध में टीपू ने श्रीरंगपट्टनम की संधि 1792 में कर ली, जिसके अनुसार टीपू को अपने राज्य का लगभग आधा भाग अंग्रेजों और उसके साथियों निजाम एवं मराठों को देना पड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठगों के दमन में निम्नलिखित में कौन सा संबंध था? ठगों के दमन में निम्नलिखित में से कौन संबंध था? तो कैप्टन स्लीमैन ये संबंध था।
ठगों में हिंदू और मुसलमान दोनों धर्मों के अनुयायी सम्मिलित थे, परंतु वास्तव में ये लोग काली, दुर्गा अथवा भवानी की पूजा करते थे तथा प्रायः अपने शिकार का सिर काटकर देवी के चरणों में बलि के रूप में चढ़ाते थे। उन्हें विश्वास था कि उनका यह धंधा विधि विधान है तथा उनके शरीर की मृत्यु उनके भाग्य से उसी प्रकार लिखी होती है। सती प्रथा के प्रश्न पर तो कुछ मतभेद था, किंतु ठगी के विषय में समस्त जनता ने सरकार का समर्थन किया। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने कैप्टन सुलेमान को ठगों के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए नियुक्त किया। उसने लगभग 1500 ठगों को बंदी बना लिया था। अनेक ठगों को फांसी दी गई, शेष को आजीवन निर्वासित कर दिया गया। 1837 ईस्वी के पश्चात संगठित रूप से ठगों का अंत हो गया था। ठगी प्रथा का अंत 1837 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट है, ठगों का उन्मूलन किसके नेतृत्व में हुआ था? तो कैप्टन सुलेमान के नेतृत्व में ठगों का उन्मूलन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सती प्रथा पर पाबंदी किसने लगाई? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती प्रथा पर पाबंदी लगा दी थी 1829 ईस्वी में। ये नियम 17 और ये विधवाओं को जलाना अवैध घोषित कर दिया था और ये कानून केवल बंगाल प्रेसिडेंसी में लागू किया गया और 1830 ईस्वी में ये बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसी में भी लागू कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सती को गैर कानूनी किसने घोषित किया? तो सती को विलियम बेंटिक, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित कर दिया था। क्वेश्चन है अगला कि विलियम बेंटिक के द्वारा सती प्रथा किस वर्ष समाप्त हुई थी? तो 1829 ईस्वी में विलियम बेंटिक समाप्त हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस वर्ष बंगाल के दासों के निर्यात को रोक दिया गया? तो 1789 ईस्वी में बंगाल के दासों के निर्यात को रोक दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉर्ड डलहौजी द्वारा अवध का अंग्रेजी राज्य में विलय निम्न में से किस रीत से हुआ था? तो ये हुआ था कुप्रशासन के कारण। कुप्रशासन के कारण हुआ था अवध का अंग्रेजी राज्य में विलय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉर्ड डलहौजी, इसी में देखते हैं, लॉर्ड डलहौजी 1848 से 56 ने अवध के नवाब वाजिद अली शाह पर कुशासन का आरोप लगाकर 13 फरवरी 1856 को अवध का अंग्रेजी राज्य में विलय कर लिया और अवध के अतिरिक्त डलहौजी के व्यक्तिगत सिद्धांत के अंतर्गत विलय किए गए प्रदेश थे। सतारा था 1848 में, जैतपुर, संबलपुर 1849 में, बघात 1850 में और उदयपुर ये 1852 में, झांसी को 1854 में और नागपुर को 1854 में तथा करौली को 1855 में। इसने व्यक्तिगत नीति सिद्धांत के अंतर्गत इनको हड़प नीति, जिसको हड़प नीति कहते हैं, उसके अंतर्गत इसने अंग्रेजी राज्य में मिला लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बघात रियासत का ब्रिटिश में विलय कब हुआ? तो 1850 में बघात रियासत का अंग्रेजी में विलय हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश साम्राज्य में अवध का विलय कब हुआ? तो अवध का विलय हुआ 1856 ईस्वी में अवध का विलय हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विलय का सिद्धांत के तहत निम्नलिखित राज्यों के विलय पर विचार कीजिए और उन्हें कालानुक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो इसका सी हो जाएगा 1 3 4 2, यानी कि पहले सतारा हुआ, इसके बाद में बघात, फिर उदयपुर, सबसे लास्ट में झांसी 1854 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित अधोलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित है? सुमेलित है तो 1856 में अवध का विलय हो गया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने विलय को नीति नियोजित एवं क्रियान्वित किया? तो लॉर्ड डलहौजी ने इसको नीति नियोजित और क्रियान्वित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश का कुशासन का बहाना लेकर निम्नलिखित प्रांतों में से किस एक का शासक हटा दिया था? तो इसने अवध के शासक को हटा दिया था 1856 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान निम्नलिखित राजसी राज्यों के विलय क्रम पर विचार कीजिए। तो सबसे पहले जो था वो सतारा 1850 में, सतारा के बाद आएगा संबलपुर और झांसी 1854 में। लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति का प्रथम शिकार निम्नलिखित में से कौन था? तो वो था सतारा। ठीक है, सतारा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जेम्स एंड्रूज रैमजे भारत के किस गवर्नर जनरल का वास्तविक नाम था? तो लॉर्ड डलहौजी का जेम्स एंड्रूज रैमजे भारत के गवर्नर जनरल का वास्तविक इसका नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजों द्वारा सिंध विजय संपन्न हुआ? तो अंग्रेजों द्वारा सिंध विजय संपन्न हुआ लॉर्ड एलन बरो के समय में।
लॉर्ड एलनब्रो के काल में 1842 से 1844 ईस्वी के दौरान अगस्त 1843 में सिंध को पूर्ण रूप से ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया और यह प्रथम आंग्ल-अफगान युद्ध का एक प्रमुख परिणाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंध पर ब्रिटिश के कब्जा किया, यानी कि सिंध पर ब्रिटिश ने कब कब्जा किया? तो 1843 ईस्वी में सिंध पर ब्रिटिश ने कब्जा कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिक्किम का भारत में विलय किसने किया? तो सिक्किम का भारत में विलय किया लॉर्ड डलहौजी ने। सिक्किम जो नेपाल और भूटान राज्यों के मध्य स्थित एक छोटा सा राज्य था, उसने उसके राजा पर यह दोष लगाया कि उसने 2 अंग्रेज डॉक्टरों के साथ दुर्व्यवहार किया है। तो लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में उस राज्य के कुछ दूरवर्ती प्रदेश, जिसमें दार्जिलिंग भी सम्मिलित था, को उसने भारत में मिला लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अवध का ब्रिटिश रेजिडेंट था जब अवध का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हुआ? तो अवध का जो रेजिडेंट था वो जेम्स आउटरम था। 1854 ईस्वी में सुलेमान के स्थान पर जेम्स आउटरम को अवध का ब्रिटिश रेजिडेंट बनाया और उसने कहा था कि अवध का प्रशासन बहुत दूषित है तथा जनता की अवस्था बहुत शोचनीय है। आउटरम की रिपोर्ट को ही फरवरी 1856 में अवध के अधिग्रहण का आधार बनाया गया था और 1857 के विद्रोह के समय लखनऊ में ब्रिटिश रेजिडेंट हेनरी लॉरेंस जो विद्रोहियों के हाथों में मारा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर के समय बिछाई गई थी? तो लॉर्ड डलहौजी के समय भारत में रेलवे लाइन 1853 ईस्वी में जो बम्बई से ठाणे के बीच डलहौजी के समय में बिछाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रथम रेलवे लाइन का निर्माण किन नगरों के बीच हुआ? तो बम्बई और ठाणे के बीच में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पहली रेलवे लाइन कब शुरू हुई थी? तो 1853 में भारत में पहली रेलवे लाइन शुरू हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कंपनी ने सर्वप्रथम भारत में रेल यात्रा प्रारंभ की? तो ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे ने भारत में रेल यात्रा प्रारंभ की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार कहाँ हुआ? तो डफरिन के समय ये हुआ था। ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र का अंतिम विस्तार डफरिन के समय 1885 में तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ और 1 जनवरी 1886 को संपूर्ण बर्मा को ब्रिटिश भारत में मिला दिया गया, जो ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार था। इस समय वायसराय लॉर्ड डफरिन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट 1845 से 1855 के दौरान स्वरूप देने वाले कौन थे? यानी कि पीडब्ल्यूडी को बनाने वाले कौन थे? तो वो थे लॉर्ड डलहौजी। डलहौजी से पूर्व सार्वजनिक निर्माण का कार्य एक सैनिक बोर्ड पर था। इसके कार्यालय में पहली बार एक अलग सार्वजनिक निर्माण विभाग बनाया गया। सार्वजनिक उपयोग के कार्य के लिए बहुत सा धन व्यय किया जाने लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें आगे है, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके शासनकाल में क्रियान्वित किया गया? तो ये जो लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम क्रियान्वित किया गया। ईश्वरचंद्र विद्यासागर के अथक प्रयासों के फलस्वरूप लॉर्ड कैनिंग 28 फरवरी 1856 से 21 मार्च 1862 के समय 26 जुलाई 1856 ईस्वी को विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 अधिनियमित हुआ। इस अधिनियम को लॉर्ड डलहौजी के समय प्रारूपित और प्रस्तुत किया गया था। इस अधिनियम के नियम 15 के तहत विधवा विवाह को वैध मान लिया गया और उस विवाह से उत्पन्न हुए बालक वैध घोषित कर दिए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में पढ़कर सुनाया गया था। किसने सुनाया था? तो लॉर्ड कैनिंग ने 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में पढ़कर सुनाया था। 1857 की महान क्रांति का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम था महारानी की उद्घोषणा। यह उद्घोषणा 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद के हुए दरबार में भारत के प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग के द्वारा सुनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से भारत का प्रथम वायसराय कौन था? तो प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र पढ़कर सुनाया था लॉर्ड कैनिंग ने, तो कहाँ? इलाहाबाद में सुनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
अपने पुत्र के स्थान पर दूसरे उत्तराधिकारी को गोद लेने के अधिकार को पुनः स्थापित किया था। किसने पुनः स्थापित किया? तो 1858 की साम्राज्ञी की घोषणा ने। महारानी की उद्घोषणा 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद में हुए दरबार में लॉर्ड कैनिंग द्वारा उद्घोषित की गई थी, जिसमें भारतीय देशी राज्यों की नीति को भी व्यापक रूप से परिवर्तित किया और ब्रिटिश साम्राज्य के लिए संभावित किसी संकटापन्न स्थिति से बचाव के लिए इनका प्रयोग करते हुए उन्हें तैयार किया गया। विजय और विलय की नीति का पूर्णतः परित्याग कर दिया गया और देशी राज्यों के शासकों को उत्तराधिकारी गोद लेने की अनुमति दे दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी नियुक्त किया गया कब? 1877 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने भारत में दास प्रथा को समाप्त कर दिया था? तो लॉर्ड एलनबरो ने दास प्रथा को समाप्त कर दिया था। 1843 के एक्ट 5 के द्वारा भारत में तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड एलनबरो ने दास प्रथा को उन्मूलित किया और इसका कार्यकाल 1842 से 1844 तक रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित है? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस स्थायी बंदोबस्त का जन्मदाता है, ये सही है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देख लेते हैं इसमें। लॉर्ड कॉर्नवालिस जो 1793 में स्थायी बंदोबस्त प्रणाली लागू की थी इसने, और जबकि चतुराईपूर्ण निष्क्रियता यानी कुशल अकार्यता की नीति जॉन लॉरेंस ने की थी, और सहायक संधि लॉर्ड वेलेस्ली से तथा व्यक्तिगत सिद्धांत लॉर्ड डलहौजी से संबंधित है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ए.ओ. ह्यूम ने लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल 1884-88 ईस्वी में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में किसका सुमेल नहीं है? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस स्थायी बंदोबस्त इसने किया था, लॉर्ड वेलेस्ली ये सहायक संधि स्वीकार करने वाला था, और लॉर्ड डलहौजी इसके ये व्यक्तिगत सिद्धांत का जन्मदाता था, और लॉर्ड कैनिंग जो था वो उच्चतम निष्क्रियता। ये गलत है। ठीक है, डी वाला सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थायी बंदोबस्त किसके शासनकाल में प्रारंभ किया था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में स्थायी बंदोबस्त प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही सुमेलित कौन सा नहीं है? तो सुमेलित लॉर्ड कॉर्नवालिस स्थायी बंदोबस्त, लॉर्ड वेलेस्ली सहायक संधि स्वीकार करने वाला, लॉर्ड हेस्टिंग ये द्वितीय अंग मराठा युद्ध, ये सही नहीं है, और लॉर्ड विलियम बेंटिक ने 1829 का 17वां रेगुलेशन किया था। देखते हैं इसमें, द्वितीय आंग्ल मराठा 1803 से 1805 ईस्वी के बीच लॉर्ड वेलेस्ली के काल में हुआ था। लॉर्ड हेस्टिंग के काल में तृतीय तथा अंतिम आंग्ल मराठा युद्ध 1817 से 1818 ईस्वी हुआ था। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के समय मराठों की पराजय के पश्चात लॉर्ड हेस्टिंग ने पेशवा की गद्दी 1818 ईस्वी में समाप्त कर दी और पश्चिमी भारत में स्थित पेशवा का समस्त प्रदेश बम्बई प्रेसिडेंसी में सम्मिलित कर लिया। इसके अतिरिक्त कंपनी ने बुंदेलखंड, मालवा तथा शेष भारत, जिस पर पेशवाओं का प्रभुत्व था, पर राजनैतिक अधिकार कर लिया, और अन्य 3 युग इसमें सम्मिलित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेशवाई को समाप्त कब किया गया? तो पेशवाई को 1818 ईस्वी में समाप्त कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने राजपूताना की देशी रियासतों के साथ वर्ष 1817-18 की अधीनस्थ संधि की बातचीत की थी? तो चार्ल्स मेटकाफ ने अधीनस्थ संधि की बातचीत की थी। राजपूताना रियासतों के साथ वर्ष 1818 ईस्वी की अधीनस्थ संधि की वार्ता चार्ल्स मेटकाफ ने की थी, और लॉर्ड हेस्टिंग ने राजपूताना पर ब्रिटिश सर्वोच्चता तथा मराठों और पिंडरियों के प्रति राजपूताना की तटस्थता सुनिश्चित करने के लिए दिल्ली के तत्कालीन रेजिडेंट चार्ल्स मेटकाफ को वार्ताकार बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा सुमेलित नहीं है? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस स्थायी बंदोबस्त, लॉर्ड वेलेस्ली ये सहायक संधि स्वीकार करने वाला, सर जॉनसोर ये सही नहीं है, सर जॉनसोर, लॉर्ड हेस्टिंग ये तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध से संबंधित है। आंग्ल नेपाली युद्ध लॉर्ड हेस्टिंग के काल में हुआ था। 1814 में पहला युद्ध लड़ा गया, लेकिन कोई इसे विशेष सफलता नहीं मिली। 1815 में दूसरा युद्ध लड़ा गया। कुमायूं ने अल्मोड़ा को जीत लिया तथा मेजर जनरल ऑक्टरलोनी ने वीर गोरखा सरदार अमल सिंह थापा को मलाव का किला समर्पित करने के लिए विवश किया, और ब्रिटिश सेना राजधानी काठमांडू से 30 मील की दूरी तक पहुंची। 2 दिसंबर 1815 को सुगौली की संधि लेखबद्ध हुई थी,
जिसे 4 मार्च 1816 को अनुमोदित किया और कुमायूं, गढ़वाल और शिमला जिले अंग्रेजों को सौंपे गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित है? तो लॉर्ड वेलेस्ली, ये चतुर्थ एंग्लो मैसूर युद्ध, ये सही सुमेलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें मिलान देखिए, लॉर्ड एलनबरो जो सिंध की अंग्रेजी राज्य में अगस्त 1843 में विलय किया। लॉर्ड डलहौजी को शासन के आरोप में 1856 ईस्वी में अवध का विलीनीकरण कर दिया था इसने। लॉर्ड वेलेस्ली, चतुर्थ एंग्लो मैसूर युद्ध 1799 में हुआ था। लॉर्ड हेस्टिंग, तृतीय एंग्लो मैसूर युद्ध, तृतीय एंग्लो मराठा युद्ध जो 1817 से 1818 ईस्वी में रहा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा सही युग्म सुमेलित है? लॉर्ड डलहौजी, अवध का विलीनीकरण, ये सुमेलित नहीं है। सही सुमेलित है लॉर्ड लिटिन ने प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध का प्रारंभ होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें देखते हैं, प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध 1839 से 1842 के मध्य हुआ था। इस दौरान भारत के गवर्नर जनरल ऑकलैंड थे। लॉर्ड लिटिन के समय द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध 1878-1880 हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन चतुराईपूर्ण निष्क्रियता की नीति के साथ जुड़ा है? तो जॉन लॉरेंस जो है वो चतुराईपूर्ण निष्क्रियता के साथ जुड़ा है, यानी कुशल अकर्मण्यता की नीति, पॉलिसी ऑफ मास्टरली इनएक्टिविटी। आंग्ल अफगान संबंधों के संदर्भ में लॉर्ड एलनबरो के काल से प्रारंभ होकर लॉर्ड नॉर्थब्रुक के काल तक चलती रही और इसी नीति को जॉन लॉरेंस के नाम से विशेष रूप से संबंधित किया गया है, क्योंकि उसके वायसराय काल 1864 से 1869 ईस्वी में इस नीति का अनुसरण करने का स्पष्ट अवसर मिला और इस नीति की रूपरेखा स्पष्ट रूप से निश्चित कर दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में अंग्रेजों के समय प्रथम जनगणना कब हुई थी? किसने की थी? भारत में अंग्रेजों के समय प्रथम जनगणना जो किसके द्वारा हुई थी? वो लॉर्ड मेयो के काल में हुई थी। लॉर्ड मेयो के काल में, इसके काल जो था वो 1869 से 72 था और प्रथम जनगणना जो हुई थी 1872 ईस्वी में प्रारंभ हुई, किंतु लॉर्ड रिपन के काल में नियमित जनगणना 1881 ईस्वी से प्रारंभ हुई थी, जो प्रतिवर्ष 10 वर्ष बाद की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कौन व्यक्ति था जिसने भारत में पहली बार जनसंख्या की जनगणना करवाई थी? वो लॉर्ड मेयो था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वायसराय की हत्या अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जब वे भ्रमण पर थे तब एक दंडित अपराधी द्वारा की गई थी? तो लॉर्ड मेयो की हत्या कर दी गई थी। 1869-72 की हत्या अंडमान निकोबार द्वीप समूह के भ्रमण के दौरान एक कैदी द्वारा की गई थी। मेयो प्रथम गवर्नर जनरल था जिसकी हत्या उसके कार्यकाल में की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वायसराय की हत्या उसके कार्यकाल में? तो लॉर्ड मेयो की उसके कार्यकाल में हो गई थी। अफगानिस्तान के प्रति एक जोश भरी अग्र यानी फॉरवर्ड नीति का अनुसरण करने वाला गवर्नर कौन था? तो लॉर्ड लिटन था। लिटन 1876 ईस्वी में लिटन के वायसराय बनकर आने पर अफगानिस्तान के प्रति अपनाई गई नीति में परिवर्तन आया और कुशल अकर्मण्यता की नीति के स्थान पर अग्रगामी नीति का अनुसरण होने लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अफगानिस्तान के प्रति आक्रामक नीति वायसराय ने अपनाई, तो ये नीति जो है वो लॉर्ड लिटन ने अपनाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन भारत का वायसराय सबसे दीर्घ काल तक रहा है? तो लॉर्ड कर्जन जो है वो भारत का वायसराय सबसे लंबे समय तक रहा। लॉर्ड कर्जन 1899 से 1905 यानी कि 7 वर्ष तक रहा। लॉर्ड डफरिन 1884 से 1888 ईस्वी तक 4 वर्ष तक, और लॉर्ड हॉर्डिंग 1910 से 1916 ईस्वी तक यानी कि 6 वर्ष तक, और लॉर्ड मेयो जो 1869 से 1872 ईस्वी तक 3 वर्षों तक रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में स्थायी स्वायत्त संस्थाएं 1882 ईस्वी में सशक्त की गई थी, किसके शासनकाल में? तो लॉर्ड रिपन के द्वारा ये स्थानीय स्वायत्त संस्थाएं 1882 में सशक्त की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में स्वायत्त शासन को किसने प्रोत्साहित किया? तो लॉर्ड रिपन ने स्वायत्त शासन को प्रोत्साहित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इल्बर्ट बिल विवाद किससे संबंधित था? भारतीयों द्वारा हथियार लेकर चलने पर कुछ प्रतिबंधों को लागू करना, या भारतीय भाषाओं में प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों और पत्रिकाओं पर प्रतिबंध लागू करना, यूरोप के लोगों के मामलों में सुनवाई करने के लिए भारतीय न्यायाधीशों पर लगाई गई अयोग्यताओं का हटाया जाना। तो यही था इल्बर्ट बिल विवाद।
सर पीसी इल्बर्ट वायसराय की परिषद के विधि सदस्य थे। इन्होंने 2 फरवरी 1883 को विधान परिषद में एक विधेयक प्रस्तुत किया जिसमें इल्बर्ट बिल की संज्ञा दी जाती है। इस विधेयक का उद्देश्य था कि जाति भेद पर आधारित सभी न्यायिक अयोग्यताएं तुरंत समाप्त कर दी जाएं और भारतीय तथा यूरोपीय न्यायाधीशों की शक्तियां समान कर दी जाएं। यूरोपीय लोगों ने इसे अपने विशेषाधिकारों पर कुठारघात माना। इल्बर्ट बिल लेकर हुए विवाद के कारण ही 1884 ईस्वी में लॉर्ड रिपन ने अपना कार्यकाल पूरा होने से पूर्व त्यागपत्र दे दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पदावधि में महिलाओं तथा बच्चों की कार्यविधि के घंटों को सीमित करने तथा स्थानीय शासन को आवश्यक नियम बनाने के लिए प्राधिकृत करने के लिए प्रथम फैक्ट्री अधिनियम की अभिग्रहण किया गया? तो ये लॉर्ड रिपन के काल में प्रथम फैक्ट्री अधिनियम अधिनियमित किया गया। लॉर्ड रिपन को ब्रिटिश भारत के वायसराय में सबसे अधिक उदारवादी माना जाता है। उन्होंने 100 या उससे अधिक कार्यरत मजदूरों वाली फैक्ट्री में काम करने वाली महिलाओं तथा बच्चों के संबंध में कुछ उदारवादी नियम बनाए जिन्हें प्रथम फैक्ट्री अधिनियम 1881 के रूप में जाना जाता है। इस अधिनियम के तहत 7 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को फैक्ट्रियों में काम करने पर रोक और 7 से 12 वर्ष के बच्चों की कार्यवधि प्रतिदिन 9 घंटे तथा महीने में 4 दिन की छुट्टी का प्रावधान किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि फैक्ट्री एक्ट 1881 औद्योगिक कामगारों की मजदूरी नियत करने के लिए और कामगारों को मजदूर संघ बनाने देने की दृष्टि से पारित किया गया था। एएनएम लोखंडे ब्रिटिश भारत में मजदूर आंदोलन संगठित करने में अग्रगामी थे। तो ऑप्शन 2 सही है, यानी कि एएनएम लोखंडे जो थे वो ब्रिटिश भारत में मजदूर आंदोलन संगठित करने में अग्रगामी थे। प्रथम कारखाना अधिनियम 1881 में पारित हो गया था, परंतु यह अधिनियम अपर्याप्त मापदंड जैसा साबित हुआ जिसमें केवल ऐसे मजदूर जो बच्चे थे उन्हीं की सुरक्षा से संबंधित प्रावधान बनाया गया था। इस अधिनियम के महिला मजदूरों से संबंधित कोई प्रावधान नहीं बनाया गया था, अतः इस अधिनियम से मजदूर सामान्यतः निराश थे। और एनएम लोखंडे यानी कि नारायण मेघा जी लोखंडे भारत में मजदूर आंदोलन संगठित करने में अग्रगामी थे और 19वीं शताब्दी में वे न केवल हथकरघा एवं कपड़ों की मिलों में मजदूरी की दयनीय स्थिति में सुधार करने के लिए याद किए जाते हैं, बल्कि जाति एवं संप्रदाय जैसे मुद्दों पर भी उन्होंने साहसिक पहल की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने स्थानीय स्वायत्त शासन का जनक माना जाता है? किसको? तो लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वायत्त शासन का जनक माना जाता है। लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में प्रस्तुत स्थानीय स्वशासन प्रस्ताव 1882 ईस्वी में भारत में आधुनिक स्थानीय स्वशासन का आरंभ माना जाता है। लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का पिता कहा जाता है और इन्होंने प्रांतीय सरकारों को आज्ञा दी कि वे प्रांतीय तथा स्थानीय नागरिक वित्तीय साधनों का एक सर्वेक्षण करें जिससे निश्चित किया जा सके कि किन किन मदों को आम व्यय स्थानीय प्रशासन के सुपुर्द किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो स्थानीय स्वशासन लॉर्ड रिपन का है, तो ये सुमेलित नहीं है, लॉर्ड लिटन नहीं है। सहायक संघ लॉर्ड वेलेस्ली, राज्य हड़पनी डलहौजी और स्थायी बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। क्लाइव प्रेस पर प्रतिबंध हटाना, वेंटिक बंगभंग, चार्ल्स मेटकाफ। तो जो चार्ल्स मेटकाफ था ये प्रेस पर प्रतिबंध लगाना था। देखते हैं, ए वाला सही है, यानी कि CDAB। क्लाइव जो था बंगाल में दोहरा शासन, बेंटिंग अंग्रेजी शिक्षा, चार्ल्स मेटकाफ ये प्रेस पर से प्रतिबंध हटाना और कर्जन ये बंग विभाजन से संबंधित था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें देखते हैं, क्लाइव ने 1765 में बंगाल में द्वैत शासन प्रणाली लागू की थी और बेंटिक के कार्यकाल में ही मैकाले द्वारा आधुनिक शिक्षा की नींव रखी गई। अपने प्रस्तावों को मैकाले की योजना थी कि एक ऐसा वर्ग बनाया जाए जो रंग तथा रक्त से तो भारतीय हो परंतु प्रवृत्ति, नैतिकता तथा बुद्धि से अंग्रेज हो।
मैकाले का विचार 7 मार्च 1835 को एक प्रस्ताव द्वारा अनुमोदित कर दिया गया, जिससे निश्चय हुआ कि उच्च स्तरीय प्रशासन की भाषा अंग्रेजी होगी। चार्ल्स मेटकाफ ने प्रेस पर से प्रतिबंध हटाया, इसलिए इसे समाचार पत्रों का मुक्तिदाता कहा जाता है। कर्जन के काल में 1905 ईस्वी में बंगाल का विभाजन हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। तो सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए कि लॉर्ड डलहौजी तो ये व्यक्तिगत सिद्धांत यानी हड़प नीति। लॉर्ड विलियम बेंटिक, ये सती प्रथा का निषेध किया था। लॉर्ड रिपन, ये स्वायत्त शासन। और लॉर्ड कर्जन, जो बंगाल का विभाजन। तो सही सम्मिलित जो है वो ए का डी, बी का ए, ऑप्शन ए सही है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी गवर्नर जनरल और घटना से सम्मिलित है? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस रेगुलेटिंग एक्ट, लॉर्ड वेलेस्ली स्थायी एक्ट, लॉर्ड एलन ब्रोज, ये सिंध का विलय, यही सम्मिलित है। 1842 से 44 के समय 1843 में सिंध का विलय किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना किसके शासनकाल में हुई थी? तो लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना हुई थी। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण संबंधी प्रयास 1784 ईस्वी में कलकत्ता में विलियम जोन्स के द्वारा एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के साथ प्रारंभ हुए थे। और 1861 में लॉर्ड कैनिंग के द्वारा अलेक्जेंडर कनिंघम को प्रथम पुरातात्विक सर्वेक्षण नियुक्त किया गया। और 1871 में पुरातात्विक सर्वेक्षण के लिए सरकार में अलग विभाग बनाया गया। लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल 1899-1905 के दौरान 1901 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण एएसआई को एकीकृत एवं केंद्रीकृत स्वरूप देते हुए जॉन मार्शल को इसका नया महानिदेशक नियुक्त किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना की? तो लॉर्ड कर्जन के काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना की? तो कर्जन ने की। कर्जन के काल में हुई है, ठीक है, की नहीं। 1871 में पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग बनाया गया। उस समय गवर्नर जनरल ऑफ मेयो थे, अर्ल ऑफ मेयो थे। ड्यूक ऑफ अरगिल सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे। अरगिल के सुझाव पर ही पुरातत्व विभाग बनाया गया था। और दिए गए विकल्प में अरगिल किसी का नाम न होने के कारण छत्तीसगढ़ लोकसभा आयोग ने इस प्रस्ताव को निरस्त कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन स्मारक संरक्षण एक्ट किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में पारित हुआ था? तो लॉर्ड कर्जन के काल में प्राचीन स्मारक संरक्षण एक्ट पारित हुआ था। प्राचीन स्मारक संरक्षण एक्ट अधिनियम 1904 के दौरान लॉर्ड कर्जन ने भारत में पहली बार ऐतिहासिक इमारतों की सुरक्षा एवं मरम्मत की ओर ध्यान देते हुए 50,000 पाउंड की धनराशि का आवंटन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रशासन की तुलना औरंगजेब से किससे की? भारत में कर्जन प्रशासन की तुलना औरंगजेब से किसने की थी? तो वो की थी जीके गोखले ने। लॉर्ड कर्जन ने अपने वायसराय काल 1899-1905 में भारतीय जनमानस की आकांक्षाओं की पूर्णता अवहेलना करते हुए भारत में ब्रिटिश शासन को सुदृढ़ करने का प्रयास किया। गोपाल कृष्ण गोखले ने कर्जन के प्रशासन की तुलना मुगल सम्राट औरंगजेब से की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपीरियल कैडेट कॉर्प्स की स्थापना किसने की? तो इंपीरियल कैडेट कॉर्प्स की स्थापना लॉर्ड कर्जन ने की थी 1901 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में ब्रिटिश के दौरान साम्राज्य के दौरान निम्नलिखित में वायसरायों पर विचार कीजिए। लॉर्ड कर्जन, चेम्सफोर्ड और लॉर्ड हार्डिंग और लॉर्ड इरविन। लॉर्ड कर्जन ये 1899-1905 ईस्वी तक वायसराय रहा। लॉर्ड हार्डिंग 1910 से 1916 ईस्वी तक। लॉर्ड चेम्सफोर्ड 1916 से 1921 ईस्वी। और लॉर्ड इरविन 1926 से 1931 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असैनिक प्रशासन 1905 के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? लॉर्ड कर्जन की प्रांतीय सीमाओं को पुनर्गठित करने का निर्णय लिया गया। पूर्वी बंगाल और आसाम नामक एक नया प्रांत बनाया गया। तो सही कौन सा है? ना एक ना दो। 1905 में गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन ने प्रांतीय सीमाओं को पुनर्गठित करने का निर्णय लिया और इसने बंगाल को दो भागों में बांटकर पूर्वी बंगाल और आसाम नामक एक नया प्रांत बनाया तथा बंगाल के पश्चिमी भाग में बंगाल, बिहार, उड़ीसा, छोटा नागपुर को शामिल किया। और इसके अतिरिक्त उसने मद्रास और मध्य प्रांत की सीमाओं में भी बदलाव किया।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, फूट डालो और राज करो की रणनीति किसने अपनाई थी? तो ये रणनीति जो अपनाई गई थी वो लॉर्ड कर्जन और लॉर्ड मिंटो के द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फूट डालो और राज करो की रणनीति लॉर्ड कर्जन और लॉर्ड मिंटो दोनों के द्वारा अपनाई गई थी। इस नीति के तहत मिंटो ने पृथक निर्वाचन प्रणाली को प्रोत्साहित किया था। लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में ब्रिटिश सरकार ने स्पष्ट रूप से मुस्लिम समर्थक और हिंदू विरोधी नीति अपनाई। इस नीति के ही प्रतीक के रूप में वर्ष 1905 में बंगाल विभाजन किया। बंग भंग का उद्देश्य प्रशासन की सुविधा उत्पन्न करना नहीं था, जैसा दावा किया गया कि, बल्कि इसके दो स्पष्ट उद्देश्य थे कि एक हिंदू मुस्लिम को लड़ाना और दूसरे नवजागृत बंगाल को चोट पहुंचाना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुझे विश्वास है कि कांग्रेस अपने विनाश की तरफ जा रही है और मेरी ये बड़ी इच्छा भारत में रहते होगी कि इसके शांति प्रिय निधन के लिए इसका सहायक बनूं। ये किसने लिखा था? तो ये लॉर्ड कर्जन ने लिखा था। अंग्रेजी शासक समझते थे कि नरम पत्तियों के नेतृत्व में कांग्रेस काफी कमजोर है, जनता में इसकी पैठ नहीं है, अतः इसे खत्म किया जा सकता है। इस नीति का सबसे बड़ा प्रवक्ता था लॉर्ड कर्जन। वर्ष 1900 में कर्जन ने ब्रिटिश सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को लिखा कि मुझे विश्वास है कि कांग्रेस अपने विनाश की तरफ जा रही है और मेरी ये बड़ी इच्छा भारत में रहते होगी कि इसके शांतिप्रिय निधन के लिए इसका सहायक बनूं। तो वर्ष 1903 में उन्होंने मद्रास गवर्नर को लिखा कि जब से मैं भारत आया हूँ मेरी नीति यही रही है कि किसी भी तरह कांग्रेस को नपुंसक बना दूं। कर्जन ने कांग्रेस अध्यक्ष के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल से मिलने से इनकार कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस गवर्नर जनरल ने सबसे पहले पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था मुसलमानों को जीतने एवं उन्हें कांग्रेस के विरुद्ध करने के लिए इस्तेमाल की? तो वो लॉर्ड मिंटो था। 1905 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन के स्थान पर लॉर्ड मिंटो को भारत का वायसराय नियुक्त किया गया और जॉन मार्ले को भारत सचिव नियुक्त किया गया था। इनके द्वारा किए गए सुधारों को मार्ले मिंटो सुधार 1909 के नाम से जाना जाता है। इस अधिनियम के द्वारा मुसलमानों के लिए पहली बार पृथक मताधिकार तथा पृथक निर्वाचन क्षेत्रों की स्थापना की गई और इसका उद्देश्य मुसलमानों को कांग्रेस के विरुद्ध करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय था? तो वो लॉर्ड रीडिंग था, वो यहूदी वायसराय था 1921 से 1926 ईस्वी तक ये। और इसी के समय चौरी चौरा कांड, स्वराज पार्टी का गठन तथा रॉलेट एक्ट का निरसन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो पिट्स इंडिया एक्ट ये वारेन हेस्टिंग के समय, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स ये डलहौजी का, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट ये कर्जन, ये नहीं है, यही सुमेलित नहीं है। लॉर्ड लिटिन के काल में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, लिटिन एल्बर्ट बिल ये रिपन के काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है? ठगी का दमन, विलियम बेंटिंग, एल्बर्ट बिल, रिपन, रिंग फेंस की नीति, वारेन हेस्टिंग, वर्नाक्यूलर एक्ट ये कर्जन, ये नहीं, कर्जन नहीं, लिटिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश भारत की राजधानी का कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरण किसके काल में क्रियान्वित किया गया था? तो ये लॉर्ड हार्डिंग के काल में क्रियान्वित किया गया था। वायसराय लॉर्ड हार्डिंग के समय भारत की राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित किया गया और वायसराय लॉर्ड हार्डिंग वर्ष 1911 में जॉर्ज पंचम एवं महारानी मेरी को भारत बुलाया तथा दिल्ली में भव्य दरबार का आयोजन किया, जिसे दिल्ली दरबार यानी तृतीय के नाम से जानते हैं। उसी दरबार में बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया था तथा राजधानी के स्थानांतरण की घोषणा हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही जोड़े बनाइए और उत्तर चुनिए। चूक सिद्धांत हड़प नीति, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स ये डलहौजी के। ठीक है, एक का 3 हो गया। बंगाल विभाजन ये किसके हुआ था? ये कर्जन के समय में। बंगाल में दोहरा शासन, क्लाइव। सामाजिक सुधार, वेंटिक। ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देख लेते हैं इसमें। चूंकि सिद्धांत या हड़प नीति सिद्धांत या डलहौजी और बंगाल विभाजन लॉर्ड कर्जन के द्वारा, बंगाल में दोहरा शासन क्लाइव के द्वारा और सामाजिक सुधार विलियम बेंटिंग के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए।
बंगाल में फोर्ट विलियम प्रेसिडेंसी का गवर्नर जनरल रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अधीन, भारत का गवर्नर जनरल चार्टर एक्ट 1833 के अधीन। तो इसमें इधर देखते हैं, देखिए अंग्रेजों द्वारा बंगाल के अधिकार के उपरांत कंपनी के कार्यों को नियंत्रित करने के लिए रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया और इसी एक्ट के तहत कंपनी के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल के रूप में वारेन हेस्टिंग की नियुक्ति की गई थी और यद्यपि विकल्प में वारेन हेस्टिंग नहीं है तो इसका उत्तरवर्ती कारणवश कालक्रमानुसार उत्तर ये होगा कि 1833 का एक्ट जो डलहौजी की नियुक्ति, 1858 का एक्ट मिंटो की नियुक्ति और 1935 में बेबल की नियुक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। संबलपुर, सतारा, अवध यानी कि अंग्रेजों द्वारा विलय किए गए स्थानों को वर्ष हैं। अवध 1848, सतारा 1849, संबलपुर 1856, झांसी 1854, सीकर डी का है 3, डी का 3 है, ए का 2, एक मिनट देखते हैं कौन सा भी, ए का 2 है, एक मिनट, ए का 2 यानी संबलपुर को 1849 में और सतारा को 1848 में। पहले सतारा फिर संबलपुर, इसके बाद में आता है अवध को 1856 में और झांसी को 1854 में। ठीक है, ऑप्शन बी सही है। संबलपुर को 1849 में विलय किया, सतारा में 1848 में सतारा को, अवध को 1856 में, झांसी को 1854 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घटनाओं पर विचार कीजिए और उनको काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। सिक्किम का विलय, झांसी का विलय, पंजाब का विलय और बर्मा का विलय। तो पहले सिक्किम का विलय हुआ था 1817 ईस्वी में, पंजाब का विलय 1849 ईस्वी में, झांसी का विलय 1854 ईस्वी में और बर्मा का विलय 1886 ईस्वी में। ज्ञातव्य है कि ब्रिटिश सरकार शरणार्थी के तहत सिक्किम का विलय नहीं किया गया था। उसके साथ फरवरी 1817 में सिर्फ सहायक संधि की गई थी। ठीक है, सहायक संधि की गई थी, सिक्किम के साथ विलय नहीं किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस वायसराय के कार्यकाल में भारतीयों को राय बहादुर और खान बहादुर की उपाधियां प्रदान करना प्रारंभ किया था? 1857 के विद्रोह के समय अंग्रेजों की सहायता करने वाले देसी शासकों, जमींदारों आदि को अपना विश्वास पात्र बनाने के लिए उन्होंने उपाधियां, खिलात भूमि, अनुदान, ऋण माफी आदि सुविधाएं प्रदान की जाने लगी। इनमें से हिंदुओं को दी जाने वाली प्रमुख उपाधि थी राय बहादुर तथा मुस्लिमों को, पारसियों को दी जाने वाली समकक्ष उपाधि खान बहादुर थी। 1859 एवं 1860 ईस्वी में इन उपाधियों को दिए जाने के साक्ष्य मिलते हैं। तो ये थे हमारे क्वेश्चन। ठीक है, 1857 के लगभग यानी कि अंग्रेजी शासन के। अब हम आगे देखेंगे ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा, ये वाले। ठीक है, तो यहीं पर वीडियो को समाप्त करते हैं। वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।